हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको NLM भी बोला जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि NLM का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर NLM में यूज आने वाले फोर्सेज को पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो वैसे तो बहुत सारा फोर्स है, लेकिन NLM के स्टार्टिंग में यूज आने वाला ये तीनों फोर्स है: वेट, नॉर्मल रिएक्शन और स्ट्रिंग टेंशन। इन तीनों का बहुत ज़्यादा यूज आएगा NLM के स्टार्टिंग में। फिर NLM में आगे बढ़ेंगे तो फ्रिक्शन भी आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा। फ्रिक्शन का एक चैप्टर ही है अपना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में आएंगे। और उसके बाद स्प्रिंग फोर्स भी आएगा। स्प्रिंग फोर्स को डिटेल में हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये 12th का टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे और मैग्नेटोस्टैटिक वाले चैप्टर में मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे। और एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए इसमें से NLM के शुरुआत में, स्टार्टिंग में यूज आने वाले फोर्सेज का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो पहले वेट का डायरेक्शन देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई हॉरिजेंटल सरफेस है और इस पे एक मास रखा हुआ है। इसका मास है m। ठीक, तो इस पे जो वेट का डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा mg, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वेट है, तो ये है वेट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट का डायरेक्शन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही होता है, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मान लीजिए अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे बॉडी रखा हुआ है, इसका मास m है और इस अर्थ का सेंटर इधर कहीं पे है, यहाँ पे। तो इस बॉडी का जो वेट होगा उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। इस डायरेक्शन में इस बॉडी का वेट होगा और वेट का मैग्नीट्यूड मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अगर एक और फिगर से दिखाएं तो मान लीजिए कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे है और यहाँ पे एक बॉडी है, इसका मास है m। तो इस बॉडी के वेट का जो डायरेक्शन होगा mg का, वो वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे लेंगे किसी भी बॉडी के वेट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड mg। ठीक, तो वेट का मैग्नीट्यूड mg और डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, या फिर अर्थ के सरफेस पे कहीं भी है तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम लोग देख लिए। अब आइए नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पे एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मास m है। तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है दो बॉडी के कांटेक्ट का दबाव, यानी कि यहाँ पे इस हॉरिजेंटल सरफेस और इस बॉडी के बीच का जो ये
कॉमन सरफेस है, कांटेक्ट वाला कॉमन सरफेस, इस सरफेस पे दबाव होगा और ये दबाव दोनों पे लगेगा, इस बॉडी पे भी लगेगा और ये बॉडी जिस सरफेस पे रखा है उस सरफेस पे भी दबाव लगेगा। जैसे मेरे हैंड पे अगर इस मार्कर को ऐसे रख दूं तो मेरे हैंड और मार्कर के बीच का जो कॉमन कांटेक्ट सरफेस है उस कांटेक्ट में दबाव होगा और वो दबाव इस मार्कर पे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और हैंड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दबाव लग रहा होगा। उसी दबाव को नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है। नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, जब तक दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन देखिए। अब नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होगा नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी पे। और नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है तो दोनों बॉडी पे होगा, जो दोनों बॉडी कांटेक्ट में है तो इसी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस सरफेस पे भी इतना ही मैग्नीट्यूड का दबाव आएगा। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन को एक और फिगर से समझते हैं। मान लीजिए फिगर ऐसा है, इन हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे किसी इंक्लाइंड प्लेन पे ये बॉडी रखा हुआ है, इसका मास है m, तो इसके वेट का जो डायरेक्शन होगा वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और यहाँ पे ये है कॉमन कांटेक्ट सरफेस। तो इस बॉडी पे m मास के बॉडी पे कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दबाव आएगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन होगा n, और इतना ही मैग्नीट्यूड का दबाव यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इस इंक्लाइंड प्लेन पे भी होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में n। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन आप लोग अब ले लेंगे। अब आइए स्ट्रिंग टेंशन का डायरेक्शन देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है और इस पे दो बॉडी रखा हुआ है, m1 मास का और एक m2 मास का, और दोनों बॉडी एक दूसरे से एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो इस बॉडी पे अगर इस स्ट्रिंग में तनाव है, टेंशन है, तो इस बॉडी पे टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा? तो इसके लिए ये सोचिए कि स्ट्रिंग सिकुड़ना चाह रहा है, कंप्रेस होना चाहता है। अगर ऐसा सोचेंगे कि स्ट्रिंग कंप्रेस होना चाह रहा है, छोटा होना चाह रहा है, तो छोटा होने के लिए जिस बॉडी पे जिस डायरेक्शन में टेंशन आएगा वही होगा स्ट्रिंग टेंशन का उस बॉडी पे डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे अगर ये स्ट्रिंग सिकुड़ना चाहेगा, छोटा होना चाहेगा, तो ये बॉडी इधर खिंचाएगा, यानी कि इस पे टेंशन इधर, और ये बॉडी इधर खिंचाएगा तो इस पे टेंशन इधर। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को एक और फिगर देते हैं, उस पे लगाइए। ये मान लीजिए एक पुली है और पुली पर से एक स्ट्रिंग ऐसे गया है और यही स्ट्रिंग इस तरफ ऐसे भी हैंग कर रहा है, और इस एंड से एक मास बंधा हुआ है m1 और इस एंड से भी एक मास बंधा हुआ है m2। ठीक, और मान लेते हैं कि m2 ग्रेटर है m1 से, तो सीधी सी बात है ये मास नीचे जाएगा और ये m1 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को टेंशन का डायरेक्शन पता करना है। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाइए, जो स्ट्रिंग है वो कंप्रेस होना चाहता है, छोटा होना चाह रहा है, तो ये स्ट्रिंग अगर छोटा होगा, कंप्रेस होना चाहेगा, तो ये मास ऊपर खींचा जाएगा, ये मास भी ऊपर खींचा जाएगा। अगर स्ट्रिंग का लेंथ छोटा होगा तो, छोटा होगा नहीं, टेंशन का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये मान लीजिए कि स्ट्रिंग
सिकुड़ रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो ब्लॉक या बॉडी जो दोनों एंड पे बंधा हुआ है, वो दोनों बॉडी जिधर भागेंगे वही होगा टेंशन का डायरेक्शन। तो अगर ये कंप्रेस होना चाहेगा तो ये बॉडी ऊपर जाएगा, ये बॉडी भी ऊपर जाएगा, तो इस पे टेंशन का डायरेक्शन ये, इस पे टेंशन का डायरेक्शन ये है टेंशन का डायरेक्शन। स्ट्रिंग टेंशन को टी से डिनोट करेंगे हम लोग। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि स्ट्रिंग बॉडी को हमेशा अपनी तरफ खींच सकता है, धक्का नहीं मार सकता है। स्ट्रिंग को अगर किसी बॉडी से बांध देंगे तो स्ट्रिंग उस बॉडी को धक्का थोड़ी मार सकता है, खींच सकता है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं कि ये स्ट्रिंग इस बॉडी से बंधा हुआ है तो इस बॉडी को ये खींच सकता है, तो इधर ही खींचेगा। इस बॉडी से बंधा हुआ है ये स्ट्रिंग यहाँ पे, तो इस बॉडी को ये स्ट्रिंग अपनी तरफ खींच सकता है, धक्का नहीं मार सकता है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग अपनी तरफ इस बॉडी को खींच सकता है, धक्का नहीं लगा सकता है। तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग टेंशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। टेंशन का डायरेक्शन एक और फिगर से समझते हैं। मान लीजिए कि ये हॉरिजेंटल सरफेस है और यहाँ पर एक पुली है और यहाँ एक मास है और इस मास से एक स्ट्रिंग ऐसे गया है और ऐसे लटक रहा है और यहाँ भी एक मास बंधा हुआ है M2 और ये है M1। ठीक, तो स्ट्रिंग हमेशा बॉडी को खींच सकता है, तो इस बॉडी को इधर खींचेगा तो इस बॉडी पे टेंशन का डायरेक्शन ये होगा, और इस बॉडी को ऊपर खींच सकता है ये स्ट्रिंग, इस बॉडी को धक्का नहीं लगा सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है, तो खींचेगा तो इस बॉडी पे टेंशन का डायरेक्शन ये होगा। तो ये कंसेप्ट भी अच्छा है टेंशन का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। या फिर एक कॉन्सेप्ट और है कि ये स्ट्रिंग सिकुड़ना चाह रहा है, छोटा होना चाह रहा है, तो ये बॉडी इधर खिंचाएगा, ये बॉडी ऊपर खिंचाएगा, तो इस पे टेंशन का डायरेक्शन इधर ले लेंगे, इस पे टेंशन का डायरेक्शन ऊपर ले लेंगे। ठीक, तो टेंशन का डायरेक्शन, स्ट्रिंग टेंशन का डायरेक्शन हम लोग देख लिए। अब आइए फ्रिक्शन का डायरेक्शन देख लेते हैं। फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हॉरिजेंटल सरफेस है और इस पे एक बॉडी यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये है कांटेक्ट सरफेस, कॉमन कांटेक्ट सरफेस। इस बॉडी का मास है m और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कांटेक्ट में इस बॉडी पे, ऊपर वाले बॉडी पे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। यही है फ्रिक्शन फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट में लगता है, कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में, तो इसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। और जब ये कांटेक्ट फोर्स है तो कांटेक्ट में दो बॉडी है तो दोनों पे लगेगा, तो ऊपर वाले बॉडी पे इस डायरेक्शन में लगेगा, तो नीचे वाले इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में लगेगा। इतना ही मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन के लिए ये ध्यान रखिएगा कि कांटेक्ट में कौन सा बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है या फिर मूव कर रहा है। तो कांटेक्ट में जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये हॉरिजेंटल सरफेस है और इस पे एक सॉलिड स्फीयर इस तरह से रोल करता हुआ आगे जा रहा है, इसका रोटेशन इस तरह से है और रोल करता हुआ आगे जा रहा है v वेलोसिटी से। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉमन कांटेक्ट यहाँ पे है और इस कॉमन कांटेक्ट में ये बॉल
इस तरह से रोटेट कर रहा है तो कॉमन कांटेक्ट में ये बॉल इधर भागना चाह रहा है। इस बॉल का रोटेशन इस तरह से है, तो कॉमन कांटेक्ट में ये बॉल इस डायरेक्शन में भागना चाह रहा है। ये पॉइंट, इस पॉइंट के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, क्योंकि इस बॉल का रोटेशन इस तरह से है। तो कॉमन कांटेक्ट में ये बॉल इस डायरेक्शन में भागना चाह रहा है। तो कॉमन कांटेक्ट में इस कॉमन कांटेक्ट सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस बॉल पे ये होगा। ये इस बॉल पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि कांटेक्ट में ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। तो इस बॉल पे फ्रिक्शन आगे, तो इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन आएगा नीचे वाले सरफेस पे इस डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड का। ठीक, तो यहां से हम लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन देख लिए। फ्रिक्शन के डायरेक्शन के लिए एक और फिगर लेते हैं, वहां से भी समझिए। ये मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, यहाँ पे एक ब्लॉक है। अगर इस सरफेस में, अगर इस इंक्लाइंड सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इधर है और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है mg। तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और अगर इसमें फ्रिक्शन है, इसका फ्रिक्शन जीरो नहीं है, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन आ जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि कॉमन कांटेक्ट में इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा, तो इस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ जाएगा इस ब्लॉक पे। ठीक, तो यहाँ पे इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो कॉमन कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में अपवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, तो इस तरह से हम लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन लेंगे। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ में आया होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स, इसका वैल्यू होता है F=kx। आइए स्प्रिंग फोर्स थोड़ा देख लेते हैं। ये एक स्प्रिंग है, अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अभी जो इसका लेंथ है उसको L0 बोल देते हैं, इसको नेचुरल लेंथ बोला जाता है। नेचुरल लेंथ का मतलब स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं है, उस वक्त जो उसका लेंथ है वही है उसका, इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ। अब अगर इस स्प्रिंग को फोर्स लगा के एक्सपेंड कर देंगे तो ये स्प्रिंग ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इधर में इस एंड पे मान लीजिए m1 मास है, इस एंड पे मान लेते हैं कि m2 मास है। तो अब इन दोनों मास पे एक फोर्स आएगा और स्प्रिंग एक्सपेंड है तो कंप्रेस होना चाहेगा। तो कंप्रेस होना चाहेगा तो इस मास पे स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में और इस मास पे स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, ये आएगा स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन। और यही स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हो जाए, अगर यही स्प्रिंग छोटा हो जाए नेचुरल लेंथ से, और तब इसमें मास बंधा हुआ है m1 और m2, तो ये स्प्रिंग कंप्रेशन के स्टेट में है। तो ये स्प्रिंग अब एक्सपेंड होना चाह रहा है तो दोनों ब्लॉक को धक्का मारेगा ऐसे। तो इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ये होगा और इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ये होगा स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू होता है K × X।
ये K यहाँ पे एक कांस्टेंट है जो हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है, और ये X है नेचुरल लेंथ के अलावा जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो, इस X को हम बोल सकते हैं एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन। मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है, इसका नेचुरल लेंथ है 1 मीटर, और इसको खींच के कर दिए इसका लेंथ 1.5 मीटर। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना हो गया, 0.5 मीटर, ये एक्स्ट्रा हो गया ना, तो यही एक्स्ट्रा लेंथ है ये x। या फिर यही इसी स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिए, कॉम्प्रेस करके इसका लेंथ कर दिए 1 मीटर से 0.5 मीटर ये। तो इसको कितना कॉम्प्रेस कर दिए, 0.5 मीटर कॉम्प्रेस किए, क्योंकि 1 मीटर पहले से था, अभी इसका लेंथ है 0.5 मीटर, इसका मतलब 0.5 मीटर कॉम्प्रेस हो गया है। तो ये यहाँ पे ये x हो जाएगा 0.5 मीटर, ये एक्स्ट्रा कॉम्प्रेशन। ठीक, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड kx, जहाँ पे x एक्स्ट्रा एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन है। तो स्प्रिंग फोर्स भी हम लोग देख लिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये 12th का टॉपिक है, 12th में पढ़ेंगे। और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको डिटेल में पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। ठीक, तो आइए अब स्ट्रिंग टेंशन में और कुछ देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर आइडियल स्ट्रिंग पढ़ेंगे। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है कि वो स्ट्रिंग जिसमें मास नहीं हो। प्रैक्टिकली तो हर एक स्ट्रिंग में मास होता है, पर यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग के मास को नेग्लेक्ट करेंगे, मास लेस मान के स्ट्रिंग को पढ़ेंगे और इनएक्सटेंसिबल भी मानेंगे। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग को कितना भी फोर्स से खींच दो पर उसके लेंथ में चेंजिंग नहीं आना चाहिए, ऐसा स्ट्रिंग पढ़ेंगे हम लोग। और फिर यही स्ट्रिंग पुली पर से होके भी पास करेगा। तो ये स्ट्रिंग जिस पुली से होके पास करेगा उस पुली को भी अभी मास लेस मानेंगे और फ्रिक्शन लेस मानेंगे। मान लेंगे कि उस पुली में मास नहीं है, उस पुली में फ्रिक्शन भी नहीं है। तो ऐसा स्ट्रिंग और ऐसा पुली पढ़ेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक पुली है, ये एक पुली है और यहाँ एक स्ट्रिंग ऐसे लटक रहा है और यही स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से पास करके इस तरफ भी आया है। इस स्ट्रिंग के इस एंड पे भी एक मास बंधा हुआ है। ये मास है, मान लेते हैं m1, ये मास है m2, और कंडीशन यहाँ पे ये है कि m2 ग्रेटर है m1 से। ठीक, तो यहाँ पे मोशन ऐसा होगा, ये m2 नीचे आएगा, ये m1 ऊपर जाएगा। इस m1 पे टेंशन का डायरेक्शन ये होगा, इस m2 पे टेंशन का डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पे जो ये पुली है इसको मास लेस मानेंगे, फ्रिक्शन लेस मानेंगे। इस पुली के ऊपर से जो स्ट्रिंग गया है, पुली और स्ट्रिंग के बीच मान लेंगे कि फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे टेंशन T1 है और इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि टेंशन T2 है। ठीक, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो इस स्ट्रिंग का मास है, इस स्ट्रिंग के मास को मान लेते हैं dm है। ठीक, और इसका मोशन ऐसा है, m2 नीचे जाएगा और m1 ऊपर जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के इस पार्ट को यहाँ पे थोड़ा मोटा करके दिखा रहे हैं ये। तो यहाँ पे टेंशन है T2 इस स्ट्रिंग के इस पार्ट के लोअर एंड पे,
तो ये होगा T2 का डायरेक्शन, और इस पार्ट के अपर एंड पे टेंशन है T1, तो ये होगा T1 का डायरेक्शन, और इसका मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, स्ट्रिंग के इस पार्ट पे नेट फोर्स अगर लिखें एफ नेट, तो वो होगा T2 माइनस T1। एफ नेट तो यही होगा ना, नेट फोर्स T2 माइनस T1। ज्यादा वाला में से कम वाले को घटा देंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एफ नेट आएगा T2 माइनस T1, और एफ नेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ये हम लोग 9th में ही पढ़े थे कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ बराबर ma। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये T2 माइनस T1 है, इस पार्ट पे नेट फोर्स, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू मास होगा इस पार्ट का मास, तो इस पार्ट का मास है मान लिए हैं यहाँ पे dm, तो यहाँ पे आएगा dm इंटू एक्सीलरेशन, ठीक। और ये dm है इस स्ट्रिंग के इस पार्ट का मास, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को आइडियल यानी कि मास लेस माने हैं, स्ट्रिंग को मास लेस माने हैं, तो स्ट्रिंग के मास को कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का ये मास dm 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ से T2 इक्वल टू T1 मिलेगा, यानी कि स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वही टेंशन इस पॉइंट पे भी है। T1 और T2 बराबर है अगर स्ट्रिंग को मास लेस मानेंगे तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है, मास लेस स्ट्रिंग मानने से ये समझ में आ रहा है कि इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू इक्वल होगा, तनाव हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर ये स्ट्रिंग है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन इक्वल होगा, ठीक। आइए अब दूसरा फिगर दिखाते हैं। ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, और यहाँ पे एक मास है, और यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, और एक स्ट्रिंग इस मास से होके इस पुली के ऊपर से नीचे ऐसे आया है, और यहाँ भी एक पुली है, और ये स्ट्रिंग फिर ऊपर यहाँ पे जाके बंधा हुआ है, ठीक। यहाँ इस पुली से एक मास नीचे लटक रहा है दूसरे स्ट्रिंग के हेल्प से, ये है मास m2 और ये है मास m1, ठीक। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि m2 ग्रेटर है m1 से। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुआ है और ऐसे 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 इधर से ऐसे गया है, तो इस स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन T होगा, तो यहाँ भी टेंशन T होगा, इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू इक्वल होगा, और ये स्ट्रिंग इस बॉडी को, इस m1 मास को इधर खींचेगा तो टेंशन का डायरेक्शन ये होगा, इस पुली को ये स्ट्रिंग ऊपर खींचेगा, ये स्ट्रिंग भी ऊपर खींचेगा, तो इस पुली पे टेंशन का डायरेक्शन ऊपर होगा, और ये स्ट्रिंग ये दूसरा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस पुली पे नीचे फोर्स लगाएगा, तो और इस स्ट्रिंग के टेंशन को T डैश मान लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग अलग है तो टेंशन भी अलग हो सकता है। अब यहाँ पे इस पुली पे न्यूटन का लॉ लगाते हैं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग m2 नीचे जा रहा होगा, ये ब्लॉक इधर जा रहा होगा, तो ये पुली नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा,
तो इस पुली पे न्यूटन का लॉ लगाते हैं, एफ नेट बराबर एम ए। ये 9th में ही हम लोग पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ेंगे, पर 9th में भी पढ़े थे, इसलिए यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इस पुली पे ध्यान से देखिए, इस पुली पे ऊपर की तरफ t प्लस टी 2t है और नीचे की तरफ t डैश है, t डैश, और इस पुली का मोशन इस डायरेक्शन में है। और मान लेते हैं कि पुली का मास dm है। तो यहाँ पे इस पुली पे जो नेट फोर्स होगा वो होगा t डैश माइनस 2t, क्योंकि पुली t डैश के डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे। तो नेट फोर्स होगा t डैश माइनस 2t। तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इस पुली का मास है dm और इस पुली का एक्सीलरेशन भी होगा कुछ a मान लेते हैं। ठीक, अब आप ये कंडीशन लगाइए कि पुली को हम यहाँ पे मास लेस माने हैं, फ्रिक्शन लेस माने हैं, पुली के मास को कंसीडर नहीं करेंगे, पुली का मास 0 मान के चले हैं। तो पुली का मास 0 लेंगे तो ये dm इस पुली का मास है, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से t डैश इक्वल टू 2t मिलेगा, यानी कि इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के टेंशन में रिलेशन मिला यहाँ पे, अगर इस पुली को मासलेस मानेंगे तो। ठीक, तो स्ट्रिंग को मासलेस मानने से ये मिला, हर एक पॉइंट पे टेंशन इक्वल, और पुली को मासलेस मानने से पुली के ऊपर वाले स्ट्रिंग और नीचे वाले स्ट्रिंग के टेंशन में रिलेशन मिल रहा है। ठीक, तो इन दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं अब कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम FBD। ठीक, मान लीजिए कि ये हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पे एक मास रखा हुआ है, इसका मास है m। ठीक, अब इस m मास को यहाँ पे रखिए, यहाँ ओनली m मास, जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं ओनली उस बॉडी को यहाँ पे रखेंगे, और इस बॉडी पे यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है उस सब फोर्स को यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। तो यही हो जाएगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए यहाँ पे इस बॉडी पे वेट लग रहा है mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इस बॉडी पे और कोई फोर्स नहीं है, तो इन दोनों फोर्स को यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, mg डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। ये तो यही है इसका फ्री बॉडी डायग्राम FBD। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे एक बॉडी इस पे रखा हुआ है, इस पे वेट mg का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और मान लेते हैं कि इस पे फ्रिक्शन इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में, अप द इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में है फ्रिक्शन। ठीक, तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस ब्लॉक को यहाँ पे दिखाएंगे और इस ब्लॉक पे लगने वाला सभी फोर्स यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, फ्रिक्शन इस इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में है, अप द इंक्लाइंड प्लेन जो हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे है, तो हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे फ्रिक्शन फोर्स दिखा देंगे। और फिर ये नॉर्मल रिएक्शन इस इंक्लाइंड प्लेन के
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इधर दिखा देंगे, और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन हॉरिजेंटल के साथ 90 माइनस थीटा के एंगल पे होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और यहाँ पे अगर एक इस हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल एक लाइन खींचे ऐसे, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, और ये एंगल 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, हॉरिजेंटल और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये। तो यही है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए अकेले उस बॉडी को लेंगे और उस बॉडी पे लगने वाले सभी फोर्स को इंडिकेट कर देंगे, तो वही हो जाएगा उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग किसी भी बॉडी का बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई एक फिगर ऐसा है, ऐसा फिगर है मान लेते हैं, ये एक ब्लॉक है और यहाँ पे ऐसे एक बॉल रखा हुआ है ऐसे, और ये कोई ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक में बॉल इस तरह से फंसा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो जगह पे ये बॉल कांटेक्ट में है, एक यहाँ और एक यहाँ, और इस बॉल का वेट यहाँ पे लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास पे नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन इस कॉमन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे लगेगा, इसको n1 मान लेते हैं, और इस कांटेक्ट में इस कॉमन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर इस बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसको n2 मान लेते हैं। तो इस बॉल का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये है बॉल, इस पे ये तीनों फोर्स यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये n1 इस डायरेक्शन में है, और ये n2 इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है n2। तो ये है इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो हम लोग अब किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स देख लेते हैं कि फोर्स का कंपोनेंट कैसे लें, और फोर्स का कंपोनेंट ले लेने से फायदा क्या होगा ये देख लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, या फिर इसी को कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे एक बॉडी रखा हुआ है, इसका मास m है। तो यहाँ पे इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n। ठीक, तो इस नॉर्मल रिएक्शन और mg के वजह से ये बॉडी नीचे की तरफ डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा, और मान लीजिए यहाँ पे फ्रिक्शन भी है इस बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलरेडी है, और यहाँ पे इस mg को दो भाग में ब्रेक करना है, इसका कंपोनेंट लेना है, एक इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में। ठीक, तो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर और पैरेलल डायरेक्शन में इधर। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 है, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा,
और यहाँ पे ये है इंक्लाइंड प्लेन और ये है इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल डायरेक्शन, तो ये एंगल, ये पूरा एंगल 90 होगा और ये है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा। ठीक, तो अब इस mg का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। और इसी mg का इस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin थीटा। ठीक, अब यहां से इस mg को हटा सकते हैं हम लोग, इस फिगर को अब ऐसे भी बना सकते हैं। हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे एक बॉडी, इस बॉडी पे इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में mg cos थीटा, mg cos थीटा, और नॉर्मल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और फिर अप द इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा, mg sin थीटा। ये इस फिगर को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए कि हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे फिर से एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे एक बॉडी m मास का रखा हुआ है। ठीक, इस पे इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर लग रहा होगा n, और इस पे मान लीजिए एक स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में हॉरिजेंट, इस इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल पे इधर लग रहा है स्प्रिंग या स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है, तो स्ट्रिंग या स्प्रिंग फोर्स। ठीक, और इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है Fs। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे ये Fs स्ट्रिंग या स्प्रिंग फोर्स और ये वेट mg इस इंक्लाइंड प्लेन के न पैरेलल डायरेक्शन में है और न परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इस mg को इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो इसका कंपोनेंट mg cos थीटा आता है, mg cos थीटा, और इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में mg sin थीटा। ठीक, इसी तरह से इस स्ट्रिंग या स्प्रिंग फोर्स को भी दो भाग में ब्रेक करेंगे, एक इस इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में और एक इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा Fs cos अल्फा, Fs cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा Fs sin अल्फा। ये तो अब यहां से mg और इस Fs को हटा सकते हैं, क्योंकि सभी फोर्स अब इस बॉडी पे चार डायरेक्शन में दिख रहा है, अप द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एंड नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ऊपर और नीचे। तो इसी फिगर को ऐसे भी अब बना सकते हैं। मास m है, इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में इधर नॉर्मल रिएक्शन प्लस Fs sin अल्फा, नॉर्मल रिएक्शन प्लस Fs sin अल्फा, और इस डायरेक्शन में mg cos अल्फा, mg cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में mg sin अल्फा,
mg साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स Fs प्लस ये Fs कॉस अल्फा, ये। तो इस फिगर को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है वो सभी फोर्स 4 डायरेक्शन में दिख रहा है, इधर, इधर, इधर और इधर, यानी कि पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो इस तरह से फोर्स को रिजॉल्व करना, कंपोनेंट लेना या फिर ब्रेक करना आना चाहिए। इसका यूज करेंगे एनएलएम में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए और छापिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कांटेक्ट फोर्स फिर से देख लेते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है। दो बॉडी जब कांटेक्ट में रहेगा तभी ये दोनों लगेगा, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट कांटेक्ट फोर्स कितना होगा वो देख लेते हैं। कांटेक्ट फोर्स Fc, मान लीजिए ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पे एक बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी का नाम है A, और इस A बॉडी को इस डायरेक्शन में F फोर्स से खींच रहे हैं या फिर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, कॉमन कांटेक्ट सरफेस पे इस बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है, तो कॉमन कांटेक्ट सरफेस में इस बॉडी पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कॉमन कांटेक्ट सरफेस के अलोंग होता है, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, इधर। और ये दोनों फोर्स तभी लगेगा जब दो बॉडी कांटेक्ट में होंगे। यहाँ पे ये हॉरिजेंटल सरफेस और ये ए बॉडी कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में ये दोनों फोर्स लग रहा है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होगा। तो इसका नेट कांटेक्ट फोर्स जो होगा, नेट कांटेक्ट फोर्स, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का वेक्टर सम। तो यहां से F कांटेक्ट आ जाएगा अंडर रूट नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और थीटा है इन्हीं दोनों के बीच का एंगल जो हमेशा 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो कॉमन कांटेक्ट सरफेस के अलोंग लगता है और नॉर्मल रिएक्शन कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे पे 90 डिग्री होगा, तो ये cos थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये होगा कांटेक्ट फोर्स। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे भी कोई बॉडी रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये है कॉमन कांटेक्ट सरफेस, तो फ्रिक्शन लगेगा इस कॉमन कांटेक्ट सरफेस के अलोंग, जिधर बॉडी मूव करना चाहेगा या फिर मूव करेगा उसके अपोजिट। तो मान लेते हैं बॉडी इधर मूव करना चाह रहा है या मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन इस बॉडी पे इस कॉमन कांटेक्ट सरफेस पे इधर लगेगा फ्रिक्शन, और इस कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ भी अगर F कांटेक्ट नेट निकालेंगे तो इन दोनों का वेक्टर सम ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल तो हमेशा 90 रहता है, ठीक। तो ये है कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला। तो एनएलएम स्टार्ट करने से पहले इतना चीज ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे फोर्स का डायरेक्शन देखे, बहुत सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी देखे। अगले लेक्चर में हम लोग न्यूटन का लॉ शुरू करेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।